नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। आज बात करते हैं मुंबई की। और मुंबई की बात इसलिए नहीं कि मुंबई आज कोरोना वायरस की महामारी से बेलगाम हो रहा है, इसलिए हम सियासी भूचाल की बात करेंगे। मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बाहर जो जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो मिलने के बाद उसे लेकर जो जांच शुरू हुई थी, महाराष्ट्र सरकार तक अब उसकी आंच पहुंच रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने एक ऐसी चिट्ठी बम छोड़ा है जिससे महाराष्ट्र सरकार की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। चिट्ठी में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है और जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। जी हां, 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। आज हम वही बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र की वसूली गैंग की। परमवीर का यह पत्र सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया है, आरोपों से घिरने के बाद अनिल देशमुख ने ट्वीट पर सफाई तो दी। परमवीर ने एंटीलिया केस की जांच से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो परमवीर सिंह है वो एंटीलिया केस की जांच से अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे कतई संतुष्ट नहीं है। महाराष्ट्र की यह सियासत दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया था, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सचिन वाजे का डिफेंड करना अपने आप में आश्चर्य की बात है। What is the role of शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो शरद पवार इतने बड़े नेता होने का। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख को पद से हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी ट्वीट कर अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाने की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा कि इस मामले की जांच करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इस मामले के लिए केंद्र सरकार को अब दखल देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ में जांच जाएगी तो सामने बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट तक कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों तुरंत इस्तीफा दें और अपने दामन की सच्चाई बयां करें। राम कदम ने कहा कि सरकार अब अग्नि परीक्षा से बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तथा मुंबई पुलिस की छवि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में धूमिल हुई है। आजाद भारत के इतिहास में अतीत में इतना घिनौना काम आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सब सूबे के मुखिया की नाक के नीचे आंखों के सामने हुआ है। राम कदम ने कहा कि शिवसेना और शरद पवार राहुल गांधी की इन जो हरकतें हैं उनमें कैसे फंस गए। हिस्सेदारी भी सामने उन्होंने कहा है कि इसमें आ सकती है। इस मामले में राज्य के मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री स्वयं की नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफा दें। जिनकी नाक के नीचे आंखों के सामने इतना घिनौना दुष्कर्म हुआ है, उन्हें सत्ता पे और पद पे रहने का अधिकार कतई नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में इसके पूर्व इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म कभी नहीं हुआ। साथ साथ में राहुल गांधी, शरद पवार जी और शिवसेना दल, इन तीनों को जवाब देना होगा। ये जो वसूली के पैसे आ रहे थे, इन पैसों में सबकी हिस्सेदारी क्या थी।
तो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की वसूली गैंग की, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आज सचिन परब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक एवं प्रवक्ता राम कदम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी के पाठक जी मौजूद हैं हमारे पास, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं। और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की वसूली गैंग की। सबसे पहले राम कदम जी, आपने बड़े सवाल उठाए हैं और लगातार आप इस पूरे मामले पर जुड़े रहे हैं। आपने हमें भी बहुत सारी बातें बताई हैं। लगातार हम 4-5 दिन से इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राम कदम जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इतनी चारों तरफ से घिर गई है, उसके बाद भी अगर गृह मंत्री को नहीं हटा रही है तो कहां कौन सा डर है? ये चाह क्या रहे हैं? देखिएगा, इस पूरे गंभीर मामले को आजाद भारत में इतना घिनौना दुष्कर्म अतीत में इतिहास के पन्नों पर कभी किसी ने नहीं देखा। किसी मुल्क में, देश के किसी कोने में, राज्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर इन 3 दलों ने पैसे के लालच में इस प्रकार की वसूली का गोरख धंधा शुरू कर दिया, और वही कारण है कि आपराधिक तत्वों के साथ ये सरकार लिप्त है। वादे को उनका बचाना, और ये देश की जनता के सामने छुपा नहीं, वादे को बचाने का पूरी तरह से दुस्साहस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज हमने सुबह मांग की थी कि मुख्यमंत्री और अनिल देशमुख जी दोनों स्वयं की नार्को टेस्ट कराते हुए अपनी सच्चाई बयां करें। अग्नि परीक्षा त्रेता में मां सीता मैया को भी देनी पड़ी थी, तो वे अग्नि परीक्षा दे करके खुद की सच्चाई देश और दुनिया के सामने रखें। और यहाँ पर तो खुलेआम एक मामूली सा साधारण एपीआई अफसर, तीनों के तीनों दल इस प्रकार से जुड़े हैं कि जैसे मान करके चलो वे उनका लाडला प्यारा दुलारा दामाद है। राम कदम जी, लेकिन एक चीज और, जब परमवीर सिंह जी की चिट्ठी आई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, इसके पहले उन्होंने जब जबान नहीं खोली, हालांकि जब उनको सस्पेंड किया गया उसके बाद में उन्होंने जबान खोली कि भाई हमसे 100 करोड़ रुपए की बात की जाती थी, अधिकारियों को डायरेक्ट गृह मंत्री अपने पास बुला लेते थे, उनसे बात करते थे, उनसे उगाही की बात करते थे। आपके इस बात से निश्चित तौर पर सभी सहमत होंगे। अब उन्होंने देर से क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ये सारे सवाल सभी के जहन में है, और उसका सही जवाब वे स्वयं दे पाएंगे। अच्छा, हमारे साथ में राम कदम जी रोकना चाहूंगा, हमारे पास में जी के पाठक जी, रिटायर्ड आईपीएस मौजूद है हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमसे। पाठक जी, इस तरीके की जो बात अभी हो रही है कि परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के नाम से, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से डायरेक्ट पुलिस अधिकारियों को बुला लिया करते थे हमारे जो गृह मंत्री हैं, और उनसे कहा जाता था कि इस तरीके की वसूली करें, 100 करोड़ रुपए पर मंथ हमें चाहिए। क्या कितना सही है ये? आप भी एक अधिकारी रहे हैं, इस तरीके के कुछ होते हैं क्या राजनीति में? देखिए, एक मतलब मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में ये ह्रास तो आया है। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि विगत महीने कुछ बहुत सीनियर अफसरों पर एफआईआर होने की चर्चा आई थी, जिसमें कि किसी पे 25 लाख, किसी पे 30 लाख रुपया जमा कराना चुनाव के समय में। इस तरह के आपके नॉलेज में होगा, कोई ये नई बात नहीं है, और मध्य प्रदेश का आपके पास एक उदाहरण भी है। तो अगर ऐसा है तो मैं सोचता हूं कि इस पर सबसे बड़ी चीज की अब इसकी एनालिसिस और इसकी जांच बहुत ही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से होनी चाहिए। लेकिन पाठक जी ये लोग इतना चुप क्यों हो जाते हैं? मतलब वो पैसा आता कहां से है? इस तरीके की बात की जाती है कि गृह मंत्री, पैसा क्या है कि देखिए, अगर सिस्टम में, मतलब ये कोई एक नई बात नहीं है। हम क्या है, जनरली क्या होता है, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं जो हमारे सामने आती है। हमारे सिस्टम में अदृश्य रूप से पैरेलल इकोनॉमी इसी तरह चलती है, और इसीलिए देखिए आप, ये सत्ताओं के एकदम सरकार बदलना, दूसरी चीजें करना, लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा सुनने में आता है, इतनी चीजें लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? व्हाई दे इन्वेस्ट दैट मच मनी? व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू जस्ट टेक अनदर गवर्नमेंट? और आदमी लॉयल्टी किसी दल से चुना जाता है, दूसरे दल में अचानक वो जिसके एजेंडा उससे नहीं मिलते, जिसका घोषणा पत्र उसके विचारों से नहीं मिलता है, सारी तिलांजलि देखिए आदमी एकदम नई चीज पर आता है, केवल इसीलिए कि हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं पैरेलल कोई गड़बड़ है।
अब जो ये महाराष्ट्र की बात करें, जितना मैं समझता हूँ, आज की तारीख में जो पुलिस कमिश्नर है उनके पत्र का एक दृष्टिकोण है। उनमें एक बात ये भी मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना था कि उन्होंने पहले भी इस बात को वहाँ के बहुत वरिष्ठ जो पॉलिटिशियन हैं सत्तारूढ़ दल के, उनको अवगत कराई थी और मौखिक अवगत कराई थी। उसके बाद इनको हटाने के बाद उन्होंने लिखित में बिल्कुल रोकना चाहूंगा जी के पाठक जी आपको। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सचिन परब जी। सचिन जी, ये जो पूरा मामला है और इसमें अगर देखा जाए तो राम कदम जी ने इस पूरे मामले को पूरे सिरे से उठाया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि राम कदम जी इस पूरे मामले के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे मामले की एक एक बात से उनके सामने से गुजरी है, उन्होंने एक एक बात पे प्रतिक्रिया दी है और वो ही अभी एक हिसाब से देखा जाए तो कई न्यूज़ चैनलों में भी वो पहुंच रहे हैं और वो पूरी अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं। लेकिन सचिन जी, एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने भी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आप इस पूरे मामले की तह तक पहुँचे हैं। ये जो अब जो परमवीर सिंह की चिट्ठी है, ये कितनी बड़ी सियासी हलचल पैदा कर रही है मुंबई में? बहुत बड़ी सियासती हलचल की बात है ये, क्योंकि ये परमवीर की चिट्ठी जो वो इसे खबरों में लेटर बॉम्ब कहा जा रहा है और यकीन मानिए ये किसी लेटर बॉम्ब से कम नहीं है। विपक्ष के नेता या सत्ता के नेता, सत्तापक्ष के नेता उसे जो कुछ कहे, कुछ लोग ये कहेंगे कि वो बाद में क्यों आए, कुछ लोग ये कहेंगे कि वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया, जो भी हो। लेकिन फिर एक बार वही बात होगी कि अगर धुआं निकला है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। ये लेटर बॉम्ब का काम कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार, कथित व्यवहार जब हुआ तो वो इस महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख, तीनों को इस बात की जानकारी थी। अब इस बात कितनी जानकारी थी ये बताना मुश्किल है, लेकिन संदेह पैदा करने का काम इस पत्र ने जरूर कर दी। बिल्कुल सचिन जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, इसमें कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो बात करने से क्यों बच रही है? हम भी लगातार, प्रियंका चतुर्वेदी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुंबई मामले में हम बात नहीं करेंगे। हमारी बात जो कि शिवसेना के और जो लीडर्स हैं उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा ये डर कैसा है, क्या है ये डर? अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे, इतने आप पे आरोप लग रहे हैं, आपके गृह मंत्री पे आरोप लग रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, आपके बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता, वैसे भी आपकी मिलीजुली सरकार है, उसके बाद में कई पार्टियों का आप बहुमत लेकर सरकार बना के बैठे हैं। पहले आपका एक हिंदुत्व चेहरा होता था, वो भी आपने उतार दिया है। तो क्या डर क्या है, ऐसा क्यों बात नहीं कर रहे हैं? शिवसेना की एक खासियत रही है, मैं पिछले 25 साल से बहुत करीब से इन चीजों को देख रहा हूँ। जितना मैं समझ पाया हूँ, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी विषय पर व्यक्त होती है तो अपने अंदाज में, अपने तरीके से व्यक्त होती है। वो तरीका सामने वाले के लिए सही और गलत दोनों भी हो सकता है। इस विषय को लेकर या बाकी विषयों को भी लेकर शिवसेना की तरफ से बात करने की अनुमति अधिकतर नेताओं को नहीं होती। अगर कोई बड़ा पेचीदा विषय हो, आप टीवी के डिबेट को ही देख लीजिए, किसी भी बड़े विषय पर बात करने हो तो हर बड़े पार्टी के नेता, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी के हो, बड़ी पार्टी के नेता प्रवक्ता वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन शिवसेना के नेता प्रवक्ता बहुत कम अवसरों पर मौजूद होते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें आला कमान, यानी उनके पार्टी प्रमुख साफ रूप में सूचना देते हैं कि इस विषय पर, फलाने विषय पर उनको बात नहीं करनी है। और जहां तक उनके आधिकारिक भूमिका का सवाल है, सामना अखबार में जो उनकी भूमिका रखी जाती है, सामना को मुखपत्र कहा जाता है शिवसेना का, तो इस मुखपत्र में जो भूमिका रखी जाती है, लेकिन सचिन जी, कई मुद्दों पे अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारे सुसाइड की बात हुई थी या जो भी बातें हुई थी, उसमें तो कांग्रेस के ये जो शिवसेना के नेता हैं बड़े बढ़ चढ़कर बोलते थे, बहुत सारी बातें होती थी, कई चीज़ों को लेकर वो वहाँ पर पहुँचते थे। कंगना वाला कांड हुआ, उसमें भी कह सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखी, क्या महिलाओं का अपमान किया, सब किया। अब जब उन पे बात आई, राम कदम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस पूरे, कहना चाहिए कि ये जो पूरा प्रकरण है या जो पूरी ये घटना है, या कहना चाहिए पूरा षड्यंत्र है, इसमें
आपने जो नजदीक से देखा है, आपने जो इस पर पूरी नजर बना के, आपने कहना चाहिए कि इसमें जो आपने सवाल उठाए हैं, सशक्त विपक्ष की भूमिका आपने निभाई है इसमें। राम कदम जी, एक सबसे बड़ी बात ये हो क्या रहा था, चाह क्या रहे थे? एंटीलिया के बाहर पहले एक कम तीव्रता का धमाका होता है, फिर उसके बाद में एक स्कॉर्पियो पाई जाती है, उसमें विस्फोटक पाया जाता है, फिर कहीं पे हम स्कॉर्पियो के मालिक को ढूंढ लेते हैं, पुलिस उससे बात करती है, फिर उसको मुंब्रा की खाड़ी में उसका शव मिलता है। ये चल क्या रहा था? कैश काउंटिंग मशीन का वाजे के पास मिलना, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में उसका घूमना, और वह गाड़ियां बिल्कुल पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में उनकी आंखों के सामने, नाक के नीचे उन्हें पार्क करना, ये सारे क्या बिंदु दर्शाते हैं कि वाजे सरकार के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है। जब बात आती है 100 करोड़ रुपए वसूली की, स्वयं गृह मंत्री जी की ओर से लिस्ट सौंपी जाती है। मुंबई में 11 बजे रेस्टोरेंट और बियर बार बंद होते हैं। 6-7 महीनों से लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए घर के बाहर परिवार समेत भोजन करने के लिए होटल में जाते हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार कहती है 11 बजे तक अनुशासन का पालन करो, 11 बजे होटल को ताला लगना चाहिए, क्योंकि 11:05 हो गए तो तुम्हें कोरोना हो जाएगा। 11 बजे तक कुछ नहीं होगा, 11:05 अगर हो गए, होटल खुला रहा तो कोरोना होगा, ऐसा फरमान महाराष्ट्र सरकार का है। और उसके बाद भी तुम्हें होटल शुरू रखना है तो हर महीने के 3 लाख रुपए पुलिस को देने होंगे, और पुलिस के द्वारा उस सरकार को पैसे पहुंचते थे। इस प्रकार की बातें सामने आई है जी। अब सवाल ये उठता है, ये वसूली का जो गोरख धंधा है, मैं फिरौती तो नहीं कहूंगा, ये खुलेआम तो पर डकैती से भी अधिक गंभीर मामला है। अब अंबानी जी के निवास के बाहर रख करके उनको धमकाकर जिस प्रकार की चिट्ठी गाड़ी में पाई गई, फिर बाद में एनआईए के पास जांच जाएगी, ऐसा इन्हें लगा नहीं था। केंद्र की जांच एजेंसी है, अब अपनी खैर नहीं है, मनसुख मुंह खोलेगा तो सारे के सारे फंस जाएंगे। रातों रात इन षड्यंत्रकारियों ने मनसुख को मरवा दिया। एनआईए के पास जांच चली गई, दुर्भाग्य से सारी, उनके दुर्भाग्य से, वाजे गैंग के दुर्भाग्य से सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। इन्होंने सोचा ही नहीं था, इनका था कि सरकार अपनी, पुलिस अपनी, जांच हम खुद करेंगे, जांच का निष्कर्ष क्या निकलना है वो अपने हाथ में। इसके लिए जो साजिश करता था, षड्यंत्र करता था, उसे ही जांच का प्रमुख बनाया, वाजे ही जांच का प्रमुख था। जो जिसने गाड़ी जाके स्कॉर्पियो रखी, वही वहां उस गाड़ी की जांच करने के लिए आया। यानी लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं सरकार और पुलिस के लोग। पुलिस के महकमे के बारे में हमें आदर है, सम्मान है, पर चावल में कुछ कंकर होते हैं, वैसे वाजे जैसे लोग ये चावल में कंकर है। उन्होंने न केवल महाराष्ट्र की भूमि की, बल्कि पुलिस महकमे की भी बहुत बड़ी छवि बिल्कुल धूमिल करने का दुस्साहस किया है। राम कदम जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि बेसिक ये करना क्या चाहते थे वहाँ पे एंटीलिया के बाहर, जिस तरीके से ये, उसके पहले भी जब ये स्कॉर्पियो रखी थी, उसके पहले भी एक विस्फोट हुआ था, कम तीव्रता का विस्फोट हुआ था, उसकी एक आतंकवादी संगठन ने अपनी जिम्मेवारी भी ली थी। वो कहाँ से मेल गया था, एक वो जांच अलग से चल रही थी, लेकिन ये करना क्या चाहते थे, मैं आपसे पूछा। ये जैसे मान करके चलो एंटीलिया के बाहर जो बातें सामने आ रही है, उस बातों के आधार पर, विश्लेषक के आधार पर कह रहा हूँ, ये कोई पार्टी के प्रवक्ता के आधार पर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये अधिकार पूरी तरह से जांच एजेंसियों का है। बिल्कुल। पर जो विश्लेषण के आधार पर बातें आती हैं कि अंबानी परिवार देश का सबसे बड़ा उद्योग जगत का बड़ा परिवार बिल्कुल। उनके घर के बाहर इस प्रकार की गाड़ी आती है, तो यही अफसर चले जाए, उनको कह दे कि ये तुमको धमकाने की, मारने की कोई कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, उनको 25, 50, 100, 200 करोड़, बिल्कुल कुल मिला के वसूली का खेल था, कुल मिला के वसूली का खेल था। बिल्कुल राम कदम जी, हाँ जी, पूरी तरह से वसूली का था। अब ये छुपा नहीं है, ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि कोई हमारा पार्टी का अधिकारी बिल्कुल वसूली यह राम कदम जी, हमारे साथ सचिन परब जी भी जुड़े हुए हैं। और सचिन परब जी, आपने जब हमने पिछली बार आपसे बात की थी, उस समय आपने बताया था कि ये जो बाजे हैं, ये जो बात आज राम कदम ने कही है, वही बात आपने 4 दिन पहले सचिन परब जी आपने मुझे ये बात बताई थी कि ये जो उन्होंने पूरी बात बताई है, सेम आपने बात बताई थी कि बेसिक हो क्या रहा है कि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमारी एनआईए जांच कर देगी,
और इस तरीके से इनकी परत दर परत खुलती जाएंगी। सचिन जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा षड्यंत्र, आखिरकार बाजे की भूमिका क्या है? बाजे का एक महज प्यादा है, या फिर आपने कहा था 1-2 दिन में चीजें खुल के सामने आएंगी, तो वो चीजें खुल के सामने आ भी नहीं होंगी। आप चूंकि बहुत सालों से मुंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपके पास कई सूचनाएं भी आ रही होंगी। क्या है ये पूरा राज जो है, और कब तक इससे पर्दा उठने की संभावना है? आपने पूछा कि इस पूरी प्रक्रिया में सचिन वाजे की भूमिका क्या है। अगर इस पूरे मामले को शतरंज की बिसात अगर मान लिया जाए, तो इस पूरे मामले में इस बिसात सचिन वाजे का वही स्थान होता है जो एक मोहरे का होता है। सचिन वाजे इस पूरे मामले में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है, और ये भी काफी जिम्मेदारी के साथ किया है। इन वाजे में कई पदों से पुलिस में जुड़े हुए थे, सस्पेंड होने के बाद भी वो चर्चा में थे, सस्पेंड होने के बाद वो शिवसेना में जुड़े थे, बाद में उन्हें फिर से नौकरी में बहाल कर दिया गया, और उन्हें बहुत बड़े ओहदे पर क्राइम कंट्रोल यूनिट का प्रमुख प्रभारी पद उन्हें दिया गया। सचिन वाजे पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई, इस बात का जवाब भी तो जानना जरूरी होगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि सचिन वाजे बिना किसी राजनेता की मदद के ये कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बात अगर उसे अगर अंजाम देना हो, तो बहुत बड़े राजनीतिक आशीर्वाद की जरूरत होती है, और ये राजनीतिक आशीर्वाद सचिन वाजे के साथ था, जिसके चलते ये हो पाया। अब उनके पीछे कौन है, मतलब ये किस राजनेता का आशीर्वाद या किन राजनेताओं के आशीर्वाद सचिन वाजे पर है, ये देखना, जानना, समझना जरूरी होगा। और जिस बात की पड़ताल शायद एनआईए कर चुकी है, और चूंकि ये पूरे मामले की तफ्तीश, विस्फोटक से जुड़े मामले की तफ्तीश, इंटरोगेशन एनआईए कर रही है, और एटीएस से जैसा हम सब जानते हैं कि कल एनआईए स्पेशल कोर्ट के पास परमिशन मांगी थी कि सचिन वाजे की कस्टडी उन्हें दी जाए। बात केवल इतनी थी कि एटीएस के हाथ में अगर चीजें रहती तो महाराष्ट्र सरकार के मन मुताबिक चीजें होती, एनआईए के पास अगर चीजें जाती है तो केंद्र सरकार के मन मुताबिक चीजें होगी। अब जबकि 25 तारीख तक एनआईए की कस्टडी, सचिन वाजे की कस्टडी एनआईए चाहता है, एनआईए कोर्ट ने भी कहा है कि 25 तारीख तक एटीएस को उन्हें सौंपने का निर्णय नहीं लिया जा सकता, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो 25 तारीख तक तो ये बात तय है कि एनआईए के पास सचिन वाजे की कस्टडी होगी, उसमें बहुत सी चीजें और ज्यादा खुल सकती है। लेकिन 25 तारीख तक सचिन वाजे जो है वो एनआईए के साथ रहेंगे। तब तक किस नेता के साथ उनके ताल्लुक है, कहाँ इस मामले के तार जुड़े हुए, इन सवालों के जवाब जाने का पूरा मौका एनआईए के पास है। और जैसा इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है हिम्मत आने की शर्त पर कि लगभग इस केस को पूरी तरह से क्रैक कर चुके हैं, अब कुछ चीजों की केवल औपचारिकता बाकी है। बिल्कुल सचिन जी, हमारे साथ फिर से राम कदम जी जुड़ गए। राम कदम जी, एक बात लगातार हम कहते हैं कि राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, और शिष्टाचार में कहिए कि कई बार इस तरीके के आरोप अगर किसी को लगते हैं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। प्रथम दृष्टया तो वो ये कहते हैं कि भाई हम पे इतने बड़े आरोप लगे हैं तो हम त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसा क्या मोह हो गया मंत्री पद से अनिल देशमुख जी को कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद, इतने बड़े अधिकारी की चिट्ठी जाने के बाद में वो पद पे बैठे हुए हैं, उनके नेताओं ने बचा रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अगर इनको भी अनिल देशमुख को हटाया जाए तो कोई चिट्ठी वो भी जारी कर दें? अतीत में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि देश में एक साधारण सा कोई रेल का कोई एक्सीडेंट होने के बाद उस समय के काफी गांवी विचार के रेल मंत्री थे, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बिल्कुल नाम था, पर स्वर्गीय ठीक से आ नहीं स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी थे वो, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था जी, तुरंत त्याग पत्र दिया जी, कांग्रेस से थे, और कांग्रेस के शासन काल में वो सांसद ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, बहुत बड़ी बात, अच्छा काम किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल। तो उस प्रकार की विचारधारा दुर्भाग्य से, नाम तो राष्ट्रवादी है पर राष्ट्र विरोधी कृत्य करने का समर्थन करता है यह दल, तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं नैतिकता पर सवाल उठते हैं। इनकी मंशा जो है वो मंशा पूरी तरह से धन कमाने की है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यानी सरकारें होती है लोकतंत्र के पायदान, बिल्कुल क्या है जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात करें, उसकी विकास की बात करें, उसके तकलीफों को समझ करके उसका हल ढूंढे, इसके लिए सरकारें होती हैं। पर महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार देखे कैसी है, पुलिस के द्वारा छलावा करके लोगों को पीड़ित प्रताड़ित करके वसूली करना, और उस वसूली में साझेदारी, हिस्सेदारी इन तीनों दलों की और अफसरों की।
अब इस प्रकार की सरकारें रहेगी, क्या होगा जनता का भला? और अब जिस प्रकार से ये दागी चेहरा बन चुका है तीनों दलों का, इनको एक पल, मैं पल भी कहूं तो बड़ा हो जाएगा, पल का भी अगर कोई 100वां हिस्सा होगा, उतने कम समय में इन्होंने इस्तीफा देना बड़ा आवश्यक है। हम इन्हें मजबूर करेंगे इस्तीफा देने के लिए। बिल्कुल, आप विपक्ष में बैठे हैं और आप मजबूर कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर राम कदम जी पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई अनिल देशमुख को रखने की? इतने बड़े बड़े कहना चाहिए आरोप लग गए, इतने बड़े अधिकारी ने उन पे आरोप लगा दिए। वाजे ने इतना बड़ा षड्यंत्र करने के बाद भी सरकार की मजबूरी रही वाजे को बचाने की। और वो क्यों मजबूरी थी? क्योंकि सरकार उसमें शामिल थी। अब अनिल देशमुख का इतना बड़ा मामला आया, अब अनिल देशमुख को बचा क्यों रहे हैं? क्योंकि वे लोग बचा रहे हैं कि वे भी इन सारे पैसों में वसूली में शायद हिस्सेदार होंगे। ये हमारा नहीं मन, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सभी की हिस्सेदारी थी। तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, तू भी खुश, मैं भी खुश, लोगों का क्या, लोग तो क्या भूल जाते हैं। इस प्रकार की मानसिकता लेकर के एक काम करने वाले दल है। बहुत ही विडंबना है कि इतना बड़ा घिनौना कृत्य करने के बाद भी कौन सा दागी चेहरा लेकर के ये लोगों के सामने, मीडिया के सामने आते हैं। अब देखना ये होगा कि जो अनिल देशमुख हैं वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं। परमवीर सिंह की जो चिट्ठी है वो अपने आप में एक लेटर बॉम्ब साबित हुआ है और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। और एक और सबसे बड़ी बात यहां पर बता देना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में बीजेपी ने स्टैंड लिया है, कहीं ना कहीं इसमें जो शिवसेना है वो बैकफुट पर है। महाराष्ट्र की वसूली गैंग कि ये जो पूरी खबर थी उस पर अभी तक सिर्फ इतना ही। लगातार इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रहेंगे और आपके पास में इस खबर की एक एक परत खोलेंगे, आपके पास में इस खबर की एक एक कड़ी से जोड़ेंगे। लगातार हम आपके साथ इस खबर पर बने रहेंगे। अभी तक स्वदेश न्यूज पे मैं नरेंद्र वर्मा आपका साथी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।